हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल एनसीईआरटी कक्षा 7 में अपना चैप्टर 5 जिसका नाम है जल। जल की बात करें तो आप सभी को ध्यान आता होगा, जल आपके नलों से आता है, झीलों में मिलता है, नदियों में मिलता है, महासागरों में मिलता है। तो आज हम बात करेंगे जल चक्र के बारे में। ठीक है कि जल कैसे एक चक्र चलता है हमारी पृथ्वी पर जल का। तो बात करते हैं, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है। आप सभी जानते हैं, जब आप घर में भी, रसोई में भी या कुछ भी कार्य कर रहे हो, जब आप गर्म करते हैं किसी ठंडे पानी को जब आप गर्म करते हैं तो वो भाप बनकर ऊपर उठता है। तो वह क्रिया क्या होती है, वो वाष्पित होता है, जल वाष्पित होता है, ऊपर जाता है, वायुमंडल में जाता है। इसी प्रकार सूर्य का ताप जब पानी पर पड़ता है तो वो भी वाष्पित होकर ऊपर जाता है और ऊपर जाने पर ठंडा होकर यह जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। और यहाँ से क्या होता है, वर्षा होती है, हिमवर्षा अर्थात ओलावृष्टि होती है। और उसके द्वारा, उस प्रक्रिया के द्वारा जब ये जल नीचे आता है तो वापस से उसी जल में मिल जाता है। इस प्रकार ये एक चक्र चलता रहता है और जो पानी का की कमी है, जल की कमी है, वो नहीं होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। जल चक्र हमने समझ लिया, आगे बात करते हैं लवणीय और अलवणीय जल के बारे में। अलवणीय जल कौन सा होता है, जो पीने योग्य होता है, जो खारा नहीं होता है, वो अलवणीय जल होता है। तो अलवणीय जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं, इसको देख लेते हैं। नदी, ताल एवं हिमनद। और महासागरों एवं समुद्रों का जो जल होता है वो कैसा होता है, खारा होता है, लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड और यह खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये कुछ झील हैं, कुछ नदियां हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सुपीरियर झील, इसके बारे में आप लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि ये किस लिए प्रसिद्ध है। ये कैरेबियन सागर हो गया, मिसिसिपी नदी हो गई, अमेजन नदी हो गई, ये बहुत ही फेमस है। यहाँ पे आ जाएंगे आप, एक विक्टोरिया झील हो गई अफ्रीका महाद्वीप में। आगे बात करें भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर। ठीक है, तो और हमारे भारत में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी एवं गंगा नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से विश्व में प्रसिद्ध प्रसिद्ध नदियाँ, सागर एवं झील हैं। आगे बात करें जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा देखें तो जल अधिक है, ये हम सभी जानते हैं। और लेकिन फिर भी सोचें कि अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है ना, ये भी एक क्वेश्चन है और पूछा जाता है यूपीएससी में। ठीक है, तो ये कुछ जल का वितरण है इस प्रकार, तो आप इसको देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ये वाला चित्र में आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा और एक बार नज़र जरूर डालिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं महासागरीय परिसंचरण की। तो ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी भी शांत नहीं रहता है। और महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत हम कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। बात करें तरंगों की, तो जब महासागरीय सतह का जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं, इनके कारण क्या होता है, अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक स्थापित होता है। आगे बात कर लेते हैं तरंगों के बारे में कि कितने ऊंचे उठ सकती हैं तरंगे। तो 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। और अब तक का सबसे विशाल जो सुनामी रहा है वो 150 मीटर मापा गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यह तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। बात करते हैं ज्वार भाटा के बारे में। तो दिन में 2 बार नियम से, जो नियम से यदि कंटिन्यू रहे, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, ये कारण आप ध्यान दीजिएगा।
जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल उठकर तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहा जाता है। अर्थात जब जल उठ रहा है तो वो क्या है, ज्वार है। लेकिन जब जल नीचे को गिरता है, वापस से अपनी उसी जगह पे आता है, तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आप ये चित्र अभी देख सकते हैं, इसको समझिएगा। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली बल गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। ये जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को क्या कहते हैं, वृहद ज्वार कहते हैं। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, और जल किस प्रकार जा रहा है, इस प्रकार उठ रहा है। ठीक है, तो आप इस चित्र से भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चंद्रमा एवं सूर्य का आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है और परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा भी कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, चित्र में आप आसानी से समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं महासागरीय धाराओं के बारे में। तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं, और महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः बात करते हैं, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। इसके पीछे भी आप सभी को कारण ज्ञात होगा, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था क्लास 6 की एनसीईआरटी में कि जो ये भूमध्य है जो भूमध्य रेखा है, उसके आसपास का क्षेत्र कैसा होता है, गर्म होता है, और सूर्य की किरणें इस पर सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ का जल भी जाहिर सी बात है गर्म ही होगा, और यहाँ की धाराएं भी गर्म होंगी। लेकिन ये जो ध्रुवों की ओर जो पृथ्वी है हमारी, ये जो ध्रुवों की ओर क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है, सर्दी होती है ना। तो यहाँ पे जो जल होगा, वो जो धाराएं होंगी वहाँ पे ठंडी होंगी, चूंकि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ से आने वाली धाराएं, ध्रुवों की ओर से आने वाली धाराएं ठंडी होंगी, और भूमध्य सागर से जाने वाली धाराएं गर्म होंगी। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास वाली धाराएं गर्म होंगी। ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांश, उसे उष्ण कटिबंधीय यहाँ निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। ठीक है, ध्रुवों मानिए यह ध्रुव है, ये दो ध्रुव हैं, यहाँ से आ रही धाराएं, यहाँ से आ रही धाराएं, और ये भूमध्य रेखा के आसपास का है। तो ये कुछ धाराएं ऊपर भी जा रही हैं और कुछ धाराएं नीचे भी आ रही हैं। तो इस प्रकार से ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं। लैब्राडोर महासागरीय धारा शीत जलधाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं गर्म होती हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्तरीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जाहिर सी बात है कि गर्म जलधारा तापमान को भी प्रभावित करेगी, और जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार आता है, इसमें भी जो मछुआरे होते हैं उनका बहुत ही लाभ भी होता है, क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान क्या होता है कि अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं और मछुआरे बिना किसी कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। और यहाँ पे भी जहाँ गर्म गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती हैं, वहाँ पे सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं, जहाँ गर्म एवं जल्दी ठंडी जलधाराएं मिलती हैं।
वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है और इसके फलस्वरूप क्या होता है, नौ संचालन में बाधा आती है। नौ संचालन ही नहीं, आजकल जहाँ भी कोहरा होगा परिवहन में बाधाएं आती ही आती हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं तो कुछ जलधाराओं की जो इस मैप में आपको देखने को मिलती हैं। तो यह गल्फ स्ट्रीम जलधारा है और इधर से आ रही, ऊपर से आ रही लेब्राडोर जलधारा है। तो लेब्राडोर कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा, ये आ रही यहाँ पे, और ये गल्फ स्ट्रीम, ये दोनों यहाँ पे आपस में मिल जाएंगी। तो क्या होगा, यहाँ पे मत्स्य के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाएगा। तो इसी प्रकार जहाँ जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ मत्स्य अच्छा माना जाता है, मत्स्य पालन। आगे और बात कर लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, कुछ धाराएं और भी हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अलास्का धारा, और भी बहुत सारी धाराएं हैं, आप इनको ध्यान दीजिएगा और इस मैप को एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपका यूपीएससी प्री पास ही है। ठीक है, तो धाराएं भी पूछी जाती हैं और अक्सर रिपीट होता रहता है ये टॉपिक। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं अपना आज का क्वेश्चन। तो वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं। हमने चैप्टर के शुरू में ही इस बात को पढ़ा है, तो आप ध्यान दीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी और डेली क्विज भी देखने को मिलेगा। थैंक यू।